नमस्ते सभी को। चलिए प्रेयर करके आज की हम क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शना भवतु शहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड मेरे साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just बहुत बहुत स्वागत है साथी इस क्लास में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, प्राणायाम। साइंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम क्या है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और आप सभी लोग ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग पहले से ही जानते होंगे और या जानते हैं और स्टडी किया हो कहीं ना कहीं। और उसके आगे की चर्चा, मतलब ब्रीदिंग के साइंस के आगे क्या। अगर ब्रीदिंग का साइंस आपने स्टडी किया हो तो उसमें सेक्शनल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, इस तरह का नाम आपने सुना। योगिक ब्रीदिंग जो होती है वो 3 तरह की ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जिसको डायफ्राम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और दूसरी ब्रीदिंग हुई उसको थोरेसिक ब्रीदिंग जिसको चेस्ट ब्रीदिंग बोलते हैं, और तीसरी ब्रीदिंग होती है कॉलर बोन ब्रीदिंग और क्लेविकुलर। तो योगिक ब्रीदिंग इन 3 सेक्शनल ब्रीदिंग का इंटीग्रेशन, तीनों ब्रीदिंग जब एक साथ होती है योगिक ब्रीदिंग। ये आप जानते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग में हम इनहेल करके पेट को सिर्फ जब फुलाते पिचकाते हैं या डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करता है। तो योगिक ब्रीदिंग लेते कैसे ये भी आप, ये चूंकि अब आगे की क्लास के लिए हम प्राणायाम में इंटर कर रहे हैं तो योगिक ब्रीदिंग कैसे ली जाती है थोड़ा सा। जब हम इनहेल करते हैं तो पहले पेट फूलता है, फिर सीना भागता है ऊपर, मतलब फैलता है, फिर ये होता है। तीनों चीज एक साथ। देखिए इनहेल के समय पहले पेट, यानी पहले लोअर जो लंग के लोअर लोब में हवा भरती है, फिर मिडिल लोब में, फिर अपर। और जब एक्सेल करते हैं तो पहले कॉलर बोन नीचे आती है, फिर चेस्ट ऐसे से ऐसे होता है, फिर पेट खाली होता है। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप ये मैं नहीं भी बताऊं आप करेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी पहले सीना फुला लेंगे फिर पेट फुलाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट एक क्लैरिटी के लिए ये मैंने बता दिया। योगिक ब्रीदिंग पहले पेट, फिर सीना, फिर कॉलर बोन ऊपर इनहेल में, और एक्सेल में पहले कॉलर रिलीज करते हैं, फिर चेस्ट, फिर एब्डोमेन। अब हम लोग ये अगर योगिक ब्रीदिंग और साइंस ऑफ ब्रीदिंग जो हम जानते हैं इसका बैकग्राउंड हमें
पता रहेगा तो उसको हम फाउंडेशन मानते हुए उस पे एक नया कॉन्सेप्ट, नया बिल्डिंग खड़ा करेंगे जिसका नाम है प्राणायाम। चलिए साथियों, मैं प्राणायाम की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। साथियों, अब जो है स्टडी हम लोग करेंगे साइंस ऑफ प्राणायाम, इसके बारे में समझें। प्राणायाम शब्द का क्या मतलब, इसके बारे में दो मत प्रचलित हैं। मैं दोनों ही आपसे डिस्कस, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं। प्राणायाम साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। पहला मत तो कहता है कि प्राणायाम का मतलब प्राण प्लस आयाम, और दूसरा मत क्या कहता है, प्राणायाम का मतलब प्राण प्लस यम। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दोनों, कोई गलत बात नहीं। पहला वाला मैं पहले डिस्कस करता हूँ, यानी हम इटिमोलॉजी जो कह सकते हैं, इटिमोलॉजी भी नहीं कहेंगे, वर्ड का संधि विच्छेद, इटिमोलॉजी डिफरेंट है। तो प्राणायाम प्राण प्लस आयाम दो शब्दों से मिलकर, और प्राण का मतलब होता है साथियों वाइटल फोर्स, लाइफ फोर्स, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट इन बॉडी, जो फंडामेंटल एनर्जी, मौलिक ऊर्जा जिसको कह सकते हैं। तो प्राण का ये मतलब, आयाम का मतलब होता है टू एक्सपैंड। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो आयाम जानते, एम्पलीट्यूड, जैसे पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, झूला झूलते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, कहते हैं कितना दूर जाता है, मतलब इसका आयाम कितना बड़ा है। तो यहाँ आयाम का मतलब एक्सपैंड करना। जो हमारा प्राण शक्ति है पूरे शरीर में फ्लो तो कर ही रहा, लेकिन जहां जहां नहीं जा पा रहा है वहां वहां भी प्राण को ले जाना, प्राण की गति को सुगम बनाना। प्राण पूरे बॉडी हर जगह ही जा रहा है, ऐसा नहीं कहीं नहीं जा रहा होगा, लेकिन जो उसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, अगर हम उसको कर देंगे तो प्राण का फ्लो स्मूथ हो जाएगा, प्राण कोने कोने तक बड़े आराम से जाएगा। इसी तरीके से साथियों इसको बोलते हैं प्राणायाम। प्राण के फ्लो को बहुत और एक्टिव कर देना, और इफेक्टिव कर देना, इफेक्टिव भी हो जाता। जिन जगहों पे प्राण अगर सही से, यानी प्राण ऊर्जा सही से नहीं पहुंच रही है, तो आप देखते हैं वो जगह बीमार है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि कुछ लोग, जैसे जैसे मैं अपना ही कर रहा हूँ, पद्मासन में बड़े मुश्किल से बैठता हूँ, आप लोगों में कोई बैठ जाता है, तो पद्मासन में मैं मुश्किल से बैठता हूँ, इसका मतलब कि मेरे जांघ के हिस्से में प्राण का फ्लो अवरुद्ध है। प्राण का धीरे धीरे प्राणायाम करते करते कभी न कभी ये हो जाएगा कि हाँ, जांघ के हिस्से में भी प्राण का फ्लो अच्छा हो जाएगा, और मैं कोई पद्मासन में बैठूंगा। ऐसे बहुत सारे आसन है जो मैं नहीं कर पाता, या कुछ आप नहीं कर पाते होंगे। तमाम ऐसे काम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, या किसी को कोई रोग है, जैसे मैं कहूँ कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपके जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, उसमें प्राण का फ्लो सही नहीं है। प्राण का फ्लो सही होना मतलब वह हिस्सा निरोगी हो जाना। ठीक है, तो यह साथियों प्राणायाम का मतलब है कि हम प्राण के आयाम को बढ़ाएंगे। ठीक, अब दूसरा मतलब जो होता है प्राणायाम का, प्राण प्लस यम। यहाँ जो दूसरे वाले में प्राण का मतलब ब्रीथ से लिया गया है, सांस। यम मतलब नियंत्रण। यम नियम आप जानते हैं, अष्टांग योग पतंजलि के यम नियम। तो यम जो होता है वो नियंत्रण है, और रिस्ट्रेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और जो नियम होता है जो ऑब्जर्वेंस, क्या हम पालन करेंगे। तो जब हम अपनी ब्रीथों, अपनी सांस पे नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज ऑल्सो प्राणायाम। तो प्राणायाम के दो तरह के मतलब हुए, ये दोनों मैंने आपको। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला, चूंकि हम साइंस ऑफ प्राणायाम करें, साइंस ऑफ प्राणायाम क्या मतलब है, साइंस का क्या मतलब, किसी भी चीज के ऑर्डरली नॉलेज, किसी भी नॉलेज को ऑर्डर फॉर्म में कर लें तो उसी को साइंस कहते हैं।
सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो अब हम प्राणायाम के ऑर्गेनाइज नॉलेज को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम इसको साइंस ऑफ प्राणायाम। तो पहला हमने प्राणायाम का एक्सप्लेनेशन। दूसरा साथियों बेनिफिट्स। जेनेरिक बेनिफिट यहाँ लिखा है। जेनेरिक बेनिफिट का मतलब कि किसी भी प्राणायाम करने से ये बेनिफिट आते ही आते हैं। जब प्राणायाम का स्पेसिफिक प्राणायाम डिस्कस करेंगे तो कुछ प्राणायाम का कुछ विशेष महत्व है। सूर्य भेदी प्राणायाम से कुछ अलग बेनिफिट आता है, नाड़ी शोधन से कुछ अलग आता है, शीतली शीतकारी से कुछ अलग आता है। तो हम स्पेसिफिक बेनिफिट्स बाद में डिस्कस करेंगे, कहीं और डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग प्राणायाम पढ़ेंगे। अभी जो हम बेनिफिट डिस्कस करने चलेंगे जेनेरिक। जेनेरिक मतलब हर प्राणायाम में लागू है। तो पहला बेनिफिट, जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमें स्टडीनेस, कूलनेस और पीस ऑफ माइंड, हमारा मस्तिष्क या दिमाग बड़ा ही स्थिर हो जाए, ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। इसका क्या मतलब है? तो साथियों, जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, जिसको या मनमय कोष कहिए, अगर आप कहें तो पंच कोष थ्योरी के हिसाब से, ब्रेन के हिस्से को अगर ऑक्सीजन न पहुंचे तो ये काम नहीं करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो, और ऑक्सीजन को आप प्राण भी कह सकते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि मेंटल एक्शन के लिए, मेंटल एक्टिविटी के लिए जो ईंधन का काम करता है वह यह प्राण ही करता है। और प्राणायाम में इस प्राण को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से, और नियंत्रित में क्या, बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अगर मैं आगे जब प्राणायाम के डिफिनीशन पे आ जाऊंगा तो बेसिकली हम इस प्राण के मूवमेंट को स्लो, स्मूथ कर देते हैं, शटल कर देते हैं, धीरे धीरे। तो मेंटल एक्टिविटी ऐसे ही कम हो जाएगी और कूलनेस और पीस ऑफ माइंड स्वतः ही आ जाता है। यह पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट साथी होता है लाइटनेस ऑफ बॉडी। जो भी लोग प्राणायाम करते हैं उनका शरीर बहुत हल्का हो जाता है, नहीं भी हो तो उनको हल्का महसूस होता है। हो सकता है आपका वजन 120 किलो, लेकिन अगर प्राणायाम आप करेंगे तो आपका वजन की फीलिंग बहुत कम होती है। क्यों ऐसा होता है? वो जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राण के फ्लो में जहां जहां ब्लॉक है वो हट जाता है, आपका शरीर बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, खाना पीना सही लगने लगता है, टॉक्सिन बाहर निकल जाता है, तो जो वेट है शरीर में या फैट है वो निकल जाता है, बर्न हो जाता है। और ये तो एक मतलब एक कारण है लाइटनेस। लेकिन मान लीजिए कि आपका फैट बर्न नहीं हुआ, तो भी प्राणायाम करते करते धीरे धीरे व्यक्ति अपने प्राण से अटैच्ड हो जाता है। तो जो प्राण का भार है उसको अपना भार समझने लगता है, शरीर से संपर्क टूट जाता है। तो जब शरीर से संपर्क टूट जाएगा, अब प्राणमय कोष से, शरीर मतलब अन्नमय कोष, अन्नमय कोष से रिश्ता टूट गया और प्राणमय कोष से रिश्ता बन गया, तो जो प्राणमय है उसका भार तो बहुत कम है, इसलिए भी लाइटनेस की फीलिंग आती है। ठीक है, यह इसका स्पिरिचुअल मीनिंग में बताऊंगी कि प्राणायाम से क्यों लाइटनेस की फीलिंग। अभी आपने अपनी आइडेंटिटी को इस शरीर से जोड़ रखा है, इसलिए शरीर का भार आपको अपना भार। प्राणायाम में जो भी लोग साल भर भी प्राणायाम का अभ्यास कर लें वो ये मेरी बात समझ जाएंगे कि धीरे धीरे सांसों पर ही ध्यान लग जाता है, शरीर का ध्यान रह ही नहीं जाता। यह है लाइटनेस ऑफ बॉडी। तीसरा साथियों, प्राणायाम करने से डिजीज लेसनेस, निरोगी होने की क्षमता आती है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये हठ योग प्रदीपिका के सूत्रों से लिया गया है। जो पहला स्टडी ने बताया वो हठ योग प्रदीपिका का 2.2 है, तो जिस सूत्र से लिया गया है उसका यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इसलिए आप देखते रहे, मैं रैंडमली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बातें जरूर हैं जो मैं
अनुभव से आई हैं या उदाहरण देखा हूँ, वो बातें मैं बताऊँ। तो अगला पॉइंट है साथियों, डिजीज लेसनेस। जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राण का फ्लो स्मूथ होता है, रिदमिक हो जाता है। रिदमिक से क्या होता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी रिदमिक हो जाते हैं, अपने नेचुरल रिदम को वो प्राप्त कर लेते हैं। और जब नेचुरल रिदम को प्राप्त कर लेंगे तो साथियों हमारे अंगों में सेल्फ हीलिंग पावर भी है, अपने रोगों को ये ठीक करने की क्षमता भी रखते हैं। तो धीरे धीरे शरीर के रोग भागने लगते हैं। तो प्राणायाम से डिजीज लेसनेस। चौथा बेनिफिट, प्राणायाम करने से लाइफ बढ़ जाती है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। और कहा जाता है 16 साल में जो अवस्था आपकी थी, आप वही अवस्था प्राप्त कर लेते। यह तीनों क्या है, यह मैं आपको बताऊं। पहला चीज साथियों, कैसे लाइफ बढ़ जाता है। मैंने कई बार बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर से डिस्कस किया है। आप ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति 10 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में मरता है, कोई 40 साल में मर जाता है, तो ये कैसे होता है, क्या होता होगा। तो कई डॉक्टर मुझे बोल चुके हैं कि ये हम लोग भी मानते हैं कि जो व्यक्ति पैदा होता है, जीवन जिसको मिलता है, उसकी सांसें फिक्स हैं। ईश्वर ने उसको उतनी सांस देकर ही भेजा है, और जिस दिन उसकी सांस उतनी हो जाएगी, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसका उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, आप लोग जानते हैं। कभी आपने कुत्ते को देखा, कुत्ता ऐसे सांस लेता, और कभी आपने कुत्ते के बाद अगर उदाहरण है हाथी, हाथी बहुत धीरे धीरे सांस लेता, बहुत देर में वो सांस छोड़ता है। और तीसरा उदाहरण लीजिए कछुआ, टॉर्टॉइज जिसको बोलते हैं। टॉर्टॉइज बहुत धीरे से सांस लेता है, इनहेल करके फिर पता नहीं कभी बहुत देर में एक्सहेल करता है। और अगर इनकी औसत आयु देखिए, कुत्ता 10-12 साल जीता है, हाथी की एवरेज आयु है 120-25 साल, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। और या मनुष्य लीजिए, मनुष्य की आयु भी 100 साल है। तो हमारी जो ब्रीथ है कुत्ते से स्लो है। और कछुआ 300 साल तक जीता, एवरेज एक कछुआ 300 साल तक, उसकी ब्रीथ बहुत ही स्लो है। तो जैसे जैसे ब्रीथ स्लो होने लगती है, जिस व्यक्ति की ब्रीथ जितना स्लो होगी, उसकी आयु उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्यों, अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझिए, तो ईश्वर ने कितनी सांस लेनी है ये फिक्स कर रखा है। अब आप सांस को धीरे धीरे लीजिए। भाई मान लीजिए ईश्वर ने कह दिया कि सुभाष अगली 100 सांस तक भी आपको रहना, तो मैं पहला लिया, खर्च कर दिया, छोड़ दिया, दूसरा लिया, खर्च कर दिया, और जब मेरा 99 सांस आ जाए, ले लिया, मैं छोड़ू ही नहीं तो क्या होगा, एज बढ़ जाएगी। भाई ले मैं लैंग्वेज में। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ब्रीदिंग प्रोसेस जिस जीव का स्लो हो जाता है, उसका एज बढ़ जाता है। और प्राणायाम में हम अपने प्राण के फ्लो को स्लो कर लेते हैं, इसलिए आयु बढ़ता है। ठीक, तो इसीलिए जब आयु बढ़ता है तो निश्चित रूप से आप क्या कहते हैं, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। रिमूव द फियर ऑफ डेथ, इसका ये हठ योग प्रदीप का 2.3 था। 2.40 चैप्टर 2 सूत्र नंबर श्लोक नंबर 40 में कहा गया है कि ये डेथ के फियर को रिमूव करता है प्राणायाम करने से। क्योंकि जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं, आपका अटैचमेंट तो प्राणमय कोश से हो जाता है, इस शरीर से कुछ होता नहीं। और मरेगा तो ये शरीर मरेगा। अगर आपने कभी जानते हो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये सब जानते हो, तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर ही मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। प्राणायाम करते करते आप सूक्ष्म शरीर से अटैच हो जाते हैं, तो फिर मृत्यु का भय ही कहाँ रहा। ठीक है, तो ये इलांगेट्स लाइफ, रिमूव फियर ऑफ डेथ,
मेंटेन्स यूथफुलनेस ऑफ 16 साल। क्यों 16 साल के बच्चे जैसी 16 साल की उम्र वाली आपको एनर्जी मिल जाती है? क्योंकि प्राण का फ्लो करने लगता है। जब प्राण तेजी से फ्लो करता है आपके ऑर्गन वगैरह सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये प्राणायाम का चौथा बेनिफिट। पांचवा बेनिफिट प्राणायाम का, प्राणायाम करने से नाड़ी और चक्र ये सब वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं। तो जब प्योरीफाई हो जाएंगे तो आपके ऑर्गन सही से काम करेंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही करता है। इनफैक्ट प्राणायाम करने से बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सब काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्क्रिटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम सही सही काम। तो ये हुआ। अगला बेनिफिट जो है यह इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम करने से प्राण धीरे धीरे ब्रह्म नाड़ी में जाने लगता है। ब्रह्म नाड़ी क्या है? जब सुषुम्ना नाड़ी का जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो देखेंगे, कहीं कभी किसी न किसी जगह आ ही जाएगा कोर्स में। ब्रह्म नाड़ी जो होता है सुषुम्ना नाड़ी का इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं धीरे धीरे प्राण ब्रह्म नाड़ी में जाता है, यानी और उस समय जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, उसको चित्त वृत्ति निरोध वाली अवस्था का, विचारों के अवरोध वाली अवस्था का बोध होने लगता है और फिर नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, जिसको हठ योग प्रदीपिका में मनोन्मनी अवस्था के नाम से बोला गया है और शास्त्रों में कहीं इसको उन्मानी भी बोला जाता है, जब थॉटलेस वाली अवस्था आ जाए। तो हठ योग प्रदीपिका सूत्र नंबर 2.46। अच्छा, अब अगले 7वें बेनिफिट पे आते हैं। ये बेनिफिट साथियों मैंने कई जगह से कलेक्ट करके लिखे हैं, तो एक जगह नहीं मिला, इसलिए मैंने सोर्स भी लिखा। पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणा सुच योग्यता मनसः। और फिर स्विषय असंप्रयोगे चित्त रूपानुकार एव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। ऐसे 3 सूत्र लाइन से हैं। तो पहला सूत्र करता है धारणा नहीं, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम के अभ्यास से जो प्रकाश है, जो सत्य का प्रकाश है, जो ट्रू नॉलेज है, वो रिवील हो जाता है। और क्या कहते, धारणा सुच योग्यता मनसः, यानी आप धारणा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार और धारणा, यानी योग की हायर स्टेजेस की तरफ आप मूव कर जाते हैं। फिर तीसरा है कि सेंसेस को विड्रॉ, प्रत्याहार जिसको कहते हैं, जो स्व विषय असंप्रयोगी, इंद्रियां जो है अपने विषय से हट जाती हैं और अंदर की तरफ उनका रुख हो जाता है। यह भी प्राणायाम के बेनिफिट हैं जो मैंने 7वें पॉइंट पे लिखा। पतंजलि योग दर्शन जो बेनिफिट लिखे हैं बोले गए, यहाँ 7वें पॉइंट पे लिखा। अच्छा, अब आगे चलते हैं साथियों। 8वां पॉइंट जो है, जब आप प्राणायाम करते हैं तो ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। अब जहां आप जो ब्रीथ आप 1 मिनट में 15 ब्रीथ लेते हैं, नॉर्मली जैसे जानते हैं कि एक ब्रीदिंग साइकिल 4 सेकंड में पूरा, तो यानी हम 1 मिनट में 15 ब्रीथ लेते। प्राणायाम में करते करते 1 मिनट में व्यक्ति 4-5 ब्रीथ लेने लगता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि प्राणायाम करने से एज बढ़ जाती है। क्यों? अभी हम लोग, जैसे मैं कहूँ, आप अपनी ब्रीथ भी काउंट करें, 1 मिनट में आप 15 ब्रीथ ले रहे हैं। अब प्राणायाम के इसी क्लास में, जिस क्लास में आप हैं, इस क्लास या प्राणायाम के अगले अध्याय में जो अगली क्लास होगी, उसमें मैं आपको आपकी ब्रीथ स्लो करके यहीं दिखा दूंगा। आप 1 मिनट में 4-5 ब्रीथ लेंगे। अभी 15 ले रहे हैं तो 5 लेंगे,
तो आप समझिए जब ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो होगा तो एज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो ऊपर है यहाँ पे जब ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो होगा तो आप बहुत कम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे। 1 मिनट में जहाँ 15 बार कर रहे हैं तब 1 मिनट में आप 5 बार करेंगे। तो अब आप सोचें जब इन्हें ऑक्सीजन कम इनहेल करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम जाएगी और इसके बावजूद भी हम जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो यानी मैं ये कह रहा हूँ कि प्राणायाम करने से लेस ऑक्सीजन में लंबे समय तक सरवाइव करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कहीं लिखा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ कोई स्रोत नहीं लिखा। क्योंकि ऑक्सीजन तो आप ब्रीथ तो उतना ही ले रहे हैं, अब आप 5 ब्रीथ ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कम जा रहा है निश्चित रूप से। अब लंग कम जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज हो जाता है, ये महत्वपूर्ण है। जब आप 15 ब्रीथ लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है लेकिन यूटिलाइज नहीं होता है, यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो कम ऑक्सीजन में लंबे समय तक रहने की क्षमता, यह 8वां बेनिफिट। अच्छा, अगला 9वां बेनिफिट क्या साथी? जब हम प्राणायाम करते हैं तो आप जनरली देखें कभी एक नाक बंद करते हैं, कभी दूसरी बंद करते हैं, कभी नाक से लेके मुंह से छोड़ते हैं। यानी जो एयर वे है, जो हवा अंदर जाने का, सांस के अंदर जाने का रास्ता है, उसको हम अवरुद्ध करते हैं किसी तरह। कभी नाक दबाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये है कि नहीं? तो उससे क्या हो रहा है कि जो अंदर बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको हवा अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है और धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स ट्रेंड हो जाते हैं। तो यानी मैं ये कहूँ कि धीरे धीरे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंट्रोल प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो हमारा इनवॉलेंट्री है, तो हमारे कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्राणायाम करते करते अपने ही श्वसन तंत्र पे हमें कंट्रोल मिलने लगता है और हमारा श्वसन तंत्र की फंक्शनिंग और भी इम्प्रूव हो जाती है और भी बेहतर हो जाता है। क्लियर है साथियों? ये 9वां बेनिफिट। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं साथियों, यहाँ फेजेस लिखा, स्पेलिंग गलत लिखा गया। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अगर आपने साइंस ऑफ ब्रीदिंग स्टडी किया होगा तो आप जानते हैं कि ब्रीथ के 4 स्टेप होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। प्राणायाम करते समय अभी हम नॉर्मल सांस लेते हैं, थोड़े हम सांस लेके सोचते हैं कि इस समय मैं पूरक कर रहा हूँ, इस समय कुंभक कर रहा हूँ, इस समय रेचक कर रहा हूँ, लेकिन प्राणायाम में इसको कॉन्शसली करते हैं, सारा ध्यान हमारे डिफरेंट फेजेस पे रहता है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होने लगता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। प्राणायाम करते करते कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। पहला बेनिफिट जो मैंने बताया कि व्यक्ति कूल हो जाता है, कूल माइंड, पीसफुल माइंड, ये सब। यह 10वां बेनिफिट हुआ। तो प्राणायाम करने से इमोशन और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा, ये 11वां बेनिफिट जो है, ये जो 10वें बेनिफिट इसलिए मैं कहीं लिख नहीं रहा उसका, क्योंकि कोई मैं वो नहीं जानता हूँ कि कहाँ से लिया गया, लेकिन ये मेरा अनुभव है कहाँ ऐसा होता है। 11वां जो बेनिफिट है साथियों, यह भी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन इसका मैंने उदाहरण देखा है। प्राणायाम करते करते बॉडी के ऑर्गन्स का जो सेल्फ हीलिंग पावर है वो मजबूत हो जाता है। ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया जो है कि ऑर्गन क्यों हमें यूथफुल स्टेज आ जाती है, क्यों हमारा सिस्टम सही से काम करता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राण का फ्लो अच्छा हो जाता है और ऑर्गन मजबूत हो जाते हैं। इसका जो उदाहरण मैंने देखा है साथियों, अगर मैंने एक उदाहरण देखा है, एक बहुत बड़े योगी हैं, उनका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इलाज, जब हार्ट का उनके जो भी मतलब टेस्ट वगैरह किया है, जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो होता है वो मैं नहीं जानता हूँ, जो भी होता है वो हार्ट ने किया और डॉक्टर सरप्राइज थे कि आप जीवित कैसे हैं, आपको तो मर जाना चाहिए।
पूछे क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? बताए आपका हार्ट का एक पूरा रास्ता ही ब्लॉक है, पूरा रास्ता ब्लॉक है और आपका हार्ट काम कर रहा है। अब मैं तो आज तक देखा नहीं, ऐसे तो इतने ब्लॉकेज में तो व्यक्ति जीवित ही नहीं हो सकता, और आपको 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जब वो डॉक्टर पास गए थे वो 85 साल के थे। अब मुझे लग रहा है आज की डेट में 87-88 साल के होंगे। मैं उनसे एक बार मिला हूँ, और मैं नहीं जानता कभी वो उनकी स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन उस समय बताए कि डॉक्टर साहब ने मेरा रिपोर्ट देख के बोला कि आपको 10 साल पहले मर जाना चाहिए। तो डॉक्टर पूछे ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि साहब ये प्राणायाम का कमाल है। वो बहुत बड़े योगी हैं, प्राणायाम के एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में घूम घूम कर प्राणायाम सिखाते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो प्राणायाम बचपन से ही कर रहा हूँ। प्राणायाम करते करते उनके हृदय ने खुद ही अपनी बाईपास सर्जरी कर ली, यानी अल्टरनेट पाथ डेवलप कर लिया। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हार्ट अपनी बाईपास सर्जरी खुद ही कर सकता है। अगर कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो नई पाथ डेवलप हो जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के। यह साथियों प्राणायाम का सबसे अचंभा करने वाला बेनिफिट है, लेकिन जो होता है, उदाहरण तो मैंने खुद देख लिया, तो मुझे अब कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैं बता। ठीक है साथियों, यह है। अब ऐसा भी नहीं कि आपको हार्ट ब्लॉक है और आज आप करेंगे तो तुरंत कल आपका हार्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन आप नियमित अभ्यास में रहेंगे तो यकीन मानिए कभी हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। 5 साल 10 साल जिनका मैं बात कर रहा हूँ, 85 साल की उम्र में, और जो अब मुझे लग रहा है 15 साल 20 साल से अभ्यास कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सारी क्षमताएं आ जाती हैं। तो हम सभी भी, आप सभी भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इस तरह के बेनिफिट आएंगे। तो अब साथियों, अभी तक हमने क्या देखा? प्राणायाम शब्द का महत्व देखा, मतलब देखा क्या मतलब है, और उसके बेनिफिट देखे। अब अगला हम सब चलते हैं कि यानी प्राणायाम का मतलब हुआ कि प्राण के आयाम को बढ़ाना। हमारे शरीर में प्राण अच्छे से फ्लो करे तो प्राणायाम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब अगला चीज आता है कि ये प्राणायाम, प्राण के आयाम बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। तो बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में सिंपली बोला गया है कि आप अच्छे से रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। जो पतंजलि योग दर्शन में जिसको यम नियम बोला गया है, इसी चीज को बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मेन प्रैक्टिस माना गया है। इस्लाम में कहा जाता है अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। पड़ोसी वो चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन एक जो सच्चा मुसलमान है उसका पड़ोसी कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। और इसी चीज को पतंजलि योग दर्शन में अस्तेय बोला गया है, अपनी संपत्ति शेयर करो। तो मेरा ये कहने का मतलब, जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो प्रैक्टिस बताई गई है, यह वास्तव में पतंजलि योग दर्शन का यम नियम है। तो उससे भी प्राणायाम, मतलब उससे भी प्राण का आयाम बढ़ता है। आप जब किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे, तो ऑब्वियसली प्राण का फ्लो अच्छे से ही होगा। तो यानी इस तरह आप कह सकते हैं कि कर्मयोग भी प्राणायाम है, इस्लाम भी प्राणायाम है, जैनिज्म भी प्राणायाम है, क्रिश्चियनिटी भी प्राणायाम है। तो बिल्कुल ये जो आप सोच रहे हैं ये बात सही है, यानी प्राण का आयाम इन तरीकों से भी बढ़ाया जा सकता है। और प्राण का आयाम कैसे बढ़ता है? प्राण का आयाम गाना गाइए, गाना गाने से भी प्राण का आयाम बढ़ता है। स्विमिंग करिए, स्विमिंग से भी प्राण का आयाम बढ़ता है। क्वालिटी अच्छा खाना खाइए। आप लोग देखिए, जो लोग कभी व्रत वगैरह रहते होंगे, देखिए नवरात्रि में या जब आप रमजान रखते हैं उस समय ब्रीदिंग का क्वालिटी अच्छा हो जाता है। क्यों? अच्छा खाना खाते हैं उस समय। गुड रिलेशंस रखिए, आपका बॉस से, सबॉर्डिनेट से, स्पाउस से, बेटे से, दोस्त से अच्छे रिलेशन रहे तो भी आपका प्राण अच्छा रहेगा। दुख न रहे कोई, आपका इकोसिस्टम, आपके अगल बगल का वातावरण अच्छा हो, परिवार का, समाज का, ऑफिस का, तो भी आपका प्राण अच्छा रहेगा। स्पोर्ट है, कोई आप खेल खेलते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, खेलने से भी प्राण का आयाम बढ़ता है।
सफलता, रिस्पेक्ट, आपको समाज में सम्मान मिले, सफलता मिले, पावर मिले, तो भी प्राण का आयाम बढ़ता है। और एक है ब्रीदिंग, लास्ट में एक लिखा है ब्रीदिंग, सांस जब आप लेते हैं तो भी प्राण का आयाम बढ़ता है। और जिसको यकीन ना हो थोड़ी देर के लिए सांस बंद कर दीजिए, देखिए अभी 2-3 मिनट में ही क्या होने लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया आपको। तो मैं साथियों ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राण का आयाम बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक कोई तरीका नहीं है कि बैठ के आप सांस ही ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये इतनी सारी बातें मुझे ही पता है। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा, और स्वात्मा राम जी जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखा, उनको यह बात नहीं पता थी। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, पूज्य लोग हैं, उनको भी ये सब बातें पता। लेकिन उन्होंने सोचा कि इतनी जो सारी चीजें, खेल कूद, गाना, स्विमिंग, खाना, रिलेशन, इकोसिस्टम, जो गुड इन्वायरमेंट, ये सब कुछ तो परमानेंट रहेगा नहीं, कभी रहा कभी नहीं रहा। तब क्या करे? तब व्यक्ति अपना प्राण का आयाम कैसे बढ़ाए, कैसे वो सारे बेनिफिट ले? तो उन्होंने देखा कि देखो, इसमें से जब तक व्यक्ति जीवित है, ब्रीदिंग तो उसके पास है ही, अपनी सांस अपने पास है। तो हमें ब्रीदिंग के परमानेंट एक्सेस है। अब रात में आप स्पोर्ट खेलने का मन करेगा, तैरने का मन करेगा, तो रात में तो आप स्विमिंग पूल जा नहीं सकते, लेकिन ब्रीदिंग तो जब तक जीवित है और जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रख के महर्षि पतंजलि और स्वात्मा राम जी ने ब्रीदिंग को चुना कि ब्रीदिंग से ही प्राणायाम करवाते हैं या करते हैं, और कोई तरीका परमानेंट नहीं है। यह कहीं लिखा नहीं है, मेरी अपनी समझ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ब्रीदिंग को चुना इन लोगों ने, जो ग्रेट सेज, ऋषि जो लोग हैं, सेज पतंजलि, सेज स्वात्माराम। तो ये साथियों में बता पाया कि ब्रीदिंग क्यों चुना गया है। प्राण को कंट्रोल करने बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें ब्रीदिंग ही सबसे अच्छा है, जो हमारे साथ हमेशा रहता है। अब यहाँ आएगा साथियों प्राणायाम की डिफिनीशन। क्योंकि अब मैंने आपको ये समझा दिया कि प्राणायाम अगर करना है तो ब्रीथ क्यों चूज किया। नहीं तो प्राणायाम की डिफिनीशन ये भी हो सकता था, प्रतिदिन 1 घंटे फुटबॉल खेलो, प्राणायाम हो जाएगा, प्रतिदिन 1 घंटे स्विमिंग करो, प्राणायाम हो जाएगा। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने चैप्टर 2 सूत्र नंबर 49 बोला, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति मतलब उसमें बैठकर, उसमें मतलब आसन में, यानी जब सांस वाली एक्सरसाइज यानी ये प्राणायाम करना है, तो सबसे पहले आपको आसनों में मैच्योरिटी होनी चाहिए। आसन में आप अच्छे से बैठ जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जो व्यक्ति 48 मिनट 48 मिनट तक लगातार बिना हिले डुले बैठ सके, उसी को ही प्राणायाम या ध्यान इत्यादि करना चाहिए। तो हम लोग सामान्य लोग हैं, हम तो स्वामी विवेकानंद जी के बराबर पैरों पे उनके धूल भी नहीं है, धूल का एक कण भी नहीं है हम लोग। तो हम लोग सामान्य लोग हैं, हम 5 मिनट ही बैठेंगे, हम 10 मिनट बैठेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम करेंगे। तो यह है साथियों कि यानी आसन में बैठ के श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद। श्वास प्रश्वास, श्वास मतलब इनहेलेशन और प्रश्वास मतलब एक्सलेशन। इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच की गति को तोड़ देंगे तो कहा जाएगा प्राणायाम। और इनहेलेशन और एक्सलेशन के बीच की गति कौन है? कुंभक। कुंभक लगाते हैं, है कि नहीं? जब हम सांस को रोकते हैं, पॉज करते हैं, तो इनहेल करते हैं, फिर कुंभक आता है। अगर हम कुंभक को बढ़ा दें, यानी जो पॉज होता है उसको हम कॉन्शसली बढ़ा दें, तो देखिए उसी को हम प्राणायाम कहेंगे। क्योंकि इनहेलेशन और एक्सलेशन, श्वास और प्रश्वास के बीच के गति को हम गति विच्छेद कर देंगे। इसलिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं, प्राणायाम का वास्तव में मतलब इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ ब्रीथ।
जो सांस को रोकने का जो क्षमता है वो बढ़ाना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। क्योंकि उससे तस्मिन जो श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद हो जाएगा, जो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि अंदर के रिटेंशन को कुंभक बोलते हैं और बाहर के रिटेंशन को शून्यक बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्राणायाम मीन्स इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ कुंभक एंड शून्य, कुंभक और शून्य के ड्यूरेशन को बढ़ाना, इसको साथियों कहते हैं प्राणायाम। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो पॉइंट लिखा, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ग्रांट कंट्रोल ऑफ प्राणा सप्लाई। जब हम अपनी ब्रीथ को, जो ये सांस है, हवा के आने और जाने को कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे हम प्राण पे, जो अंदर वाइटल फोर्स है, लाइफ फोर्स है, उस पे हम धीरे धीरे कंट्रोल पा जाते हैं। और जब उस पे कंट्रोल पा जाते हैं तो हम अपनी मेंटल एक्टिविटी पर भी कंट्रोल पा जाते हैं, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी का ईंधन यह प्राण ही होता है। तो इस तरह साथियों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको प्राणायाम की डिफिनीशन क्लियर कर पाया, यह आपको बता पाया क्यों ब्रीथ ही चुना गया है प्राणायाम के लिए। अच्छा खाना भी खाने के लिए बोला सकता था, और भी कुछ बोला सकता था, लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है वह हमारे ऋषियों ने लिया। अब अगला पॉइंट है साथियों, ये प्राणायाम काम कैसे करता है, मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्राणायाम, यह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर आप देखेंगे प्राणायाम कितना जादूगर जैसा चीज है। एक सूत्र है साथियों में प्राणायाम का मैकेनिज्म, पतंजलि योग दर्शन के सूत्र नंबर 2.50, चैप्टर 2 सूत्र नंबर 50 में बोला गया है, सतु बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म है। जो दीर्घ सूक्ष्म है, यही वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी पूरा जो श्वास होना चाहिए वो दीर्घ हो, मतलब जैसे इनहेल कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, अभी हम 1 सेकंड में लेके छोड़ देते हैं, अभी हम इनहेलेशन को बढ़ाएंगे। सटल होना चाहिए, सटल हो और लंबा हो, ड्यूरेशन। दो दीर्घ और सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब सटल, मतलब कहा जाता है कि जब आप सांस ले रहे हो और नाक के सामने रुई रख दी जाए और रुई हिले तक नहीं, तब कहते हैं कि आपने सांस को सूक्ष्म कर लिया। लेकिन वही मैंने बताया, ये सब स्वामी विवेकानंद जी जैसे बड़े योगी ये सब काम करते हैं, हम लोग बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, तो हम लोग जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे। हम जो है कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, हमारा तो हिल गया, ऐसा नहीं। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन शुड बी प्रोलॉन्ग्ड एंड सटल। देखिए यही यहाँ पर लिखा, दीर्घ एवं सूक्ष्म, दीर्घ होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए। और इस दौरान माइंड कहाँ काम करेगा, फोकस करेंगे, हम सांस को गिनेंगे। वहां क्या बोला गया है, देश काल संख्या भी परिदृष्टो, यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन और डिटेंशन, यानी कि पूरक कुंभक रेचक, इन तीनों के ड्यूरेशन को काउंट करेंगे। सही में जैसे 1 2 3 4 ऐसा करके काउंट करते हैं। कुछ लोग उस समय जप का मंत्र जप करते हैं, कोई गायत्री मंत्र बोल लेता है, कोई राम राम जप लेता है। मैं खुद जैसे करता हूँ तो मैं 1 2 3 ऐसे में सेकंड काउंट करता हूँ, तो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म, यानी प्राणायाम कैसे किया जाता है, पहला तो ये जाने कि लॉन्ग प्रोलॉन्ग होना चाहिए और सूक्ष्म होना चाहिए। अच्छा अब आगे चलते हैं साथी। ये आप लोग जानते हैं, जैसे कि जो साइंस ऑफ ब्रीदिंग कभी जहाँ आपने पढ़ा होगा देखा ही होगा, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम
हवा अंदर जाती है उस समय फेफड़े में दबाव बढ़ जाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई। नॉर्मल ब्रीदिंग में भी हाई होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्यों बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है? कि जब आप धीरे धीरे इनहेल करते हैं तो बाहर से तो ऑक्सीजन जा रही है, जो जा ही रही है, अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अंदर के जो बाहर से ऑक्सीजन रह रही है इसको तो आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो शरीर के विभिन्न अंगों से इम्प्योर ब्लड जो फेफड़े में इकट्ठा हो रहा है उसको तो आप थोड़े कंट्रोल, तो इनवॉलेंट्री अभी भी है, तो यानी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है फेफड़े में, इसलिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लो इंट्रा पल्मोनरी जो जो फेफड़े के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। लेकिन जब आप अभ्यास करते करते, ठीक है, जब प्राणायाम में बहुत मैच्योर हो जाएंगे, 10 साल 20 साल जब भी हो, मुझे भी नहीं पता, तो मुझे इसका अनुभव नहीं, इसलिए मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। जब प्राणायाम करते करते साथियों एक स्टेज ऐसा आता है जब आप ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो करते जा रहे हैं, स्लो करते जा रहे हैं, एक बार ऐसा हो जाता है कि आप ब्रीदिंग नहीं भी लेते तो भी काम चलता रहता है। ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्राणायाम में ये आता है। अभी भी देखिए, जो प्राणायाम कर रहे हैं आपका ब्रीदिंग कैसे स्लो हो गया, पहले आप बहुत ज्यादा सांस लेते तभी धीरे हो गया। ऐसे और अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मैं देखा हूँ तो 1 मिनट में 1 सांस लेते हैं बस। अभी हम सोचे 1 मिनट 15 सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो हो गया, तभी तो 1 मिनट में 1 सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और जब स्टॉप हो जाता है उसको साथियों बोलते हैं केवल कुंभक। उसका नाम है केवल कुंभक। और के ठीक है, कुंभक जो है केवल, अब यानी इनहेलेशन एक्सहेलेशन बचा ही नहीं। इस समय जो फेफड़े के अंदर का दबाव है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से मैच कर जाता है, जो बाहर की एटमॉस्फेयर है। तो फिर इनहेल जब प्रेशर जब डिफरेंस ही खत्म हो गया तो हवा अपने आप आती जाती है, आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब कहिए कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं। यह केवल कुंभक में आता है, और उस अवस्था में तो व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाता है, प्राण स्लो हो जाता है, व्यक्ति प्रकृति में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इनलाइटेंड हो जाता है। इसी को कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लिया, इसी को कहते हैं वो मनोन्मनी अवस्था में पहुंच गया, चित्तवृत्ति निरोध हो गया, निर्वाण हो गया, जो भी कहें। ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, अंदर का दबाव बाहर का दबाव एक। अच्छा, अब साथियों हम आगे चलते हैं। अब हम, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन अभी तक इससे, अब हम क्या कर रहे हैं कि ड्यूरिंग प्राणायाम प्रैक्टिस, जब हम प्राणायाम करेंगे, अभी जब समझेंगे तो आप देखेंगे आपका इनहेलेशन जो पूरक है, जो रिटेंशन है यानी कुंभक, एक्सहेलेशन जो रेचक, और जो बाहर रिटेंशन है एक्सटर्नल रिटेंशन है शून्य, यह सभी फेज बढ़ जाते हैं। और जब धीरे धीरे फेज बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, यानी अब देखिए प्राणायाम करने से अंदर क्या क्या चीज होता है, यह जो बेनिफिट देखेंगे बहुत ही आश्चर्यजनक बेनिफिट है। जब प्राणायाम का प्रोसेस, प्राणायाम करने लगते हैं, आपका सब टाइम बढ़ जाता है, तब अंदर क्या क्या होता है। पहला चीज ये होता है कि आप जब ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है तो फेफड़े में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, लेकिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो चलता ही रहता है। यानी धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि हमारा शरीर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन के साथ ही सफिशिएंट काम करने लगता है। यह बहुत ही लॉजिकल बात है, समझ भी रहे होंगे। दूसरा चीज साथियों क्या होता है कि जब आप प्राणायाम हम करते हैं, अब हम देखिए क्या करते हैं, इनहेल किया, अब इनहेल बहुत लंबे समय तक करते हैं,
अभी नॉर्मल आप जो 1 सेकेंड 2 सेकेंड हील करते हो, उसके समय प्राणायाम में अभी 8 10 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 5 सेकेंड करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर रिसेप्टर्स हैं, एल्वियोलाई, ये शब्द आप जानते होंगे, साइंस ऑफ ब्रीदिंग अगर जहाँ भी पढ़े हो या रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हो, एल्वियोलाई एक चीज होता है, एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, केमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये केमो रिसेप्टर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग होने लगती है। ट्रेनिंग मतलब आप इनहेल करते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर बताया मैंने बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ये रिसेप्टर्स हैं, जो एल्वियोलाई हैं, वो ज़्यादा फूल कर भी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा फूलते हैं, लेकिन स्ट्रेच रिसेप्टर धीरे धीरे ट्रेंड हो जाते हैं और फेफड़ा हमारा अच्छा काम करने लगता है, यानी कि ज़्यादा फूल सकता है। और इसी तरह केमो रिसेप्टर भी, ये अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन की मात्रा में भी हमें एक्सेल नहीं करने को बोलते, क्योंकि हमने इनहेल कर लिया, अब कुंभक लगा दिए, तो कुंभक में उसको एक्सेल, हम अगर नॉर्मल होता, जहां एक लिमिट क्रॉस करती तुरंत हम एक्सेल कर रहे होते, क्योंकि ऊपर लोअर ब्रेन सेंटर से सिग्नल आ जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, प्राणायाम में हम वॉलेंट्री जो है इनहेलेशन एक्सेलेशन में कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर भले हो सकता उसकी लिमिट क्रॉस कर गई है, लेकिन चूंकि हमने सिग्नल ही नहीं भेजा बंद करने का, तो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग होने लगती है। तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों कि प्राणायाम करने से हम क्या कहते हैं, जो अंदर बॉडी के फंक्शंस हैं, जो स्ट्रेच रिसेप्टर, जो केमो रिसेप्टर, उस पर हम ऐसे किसी तरह कंट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन प्राणायाम करने से हमारा कंट्रोल हो जाता है, यानी हम बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करना मतलब पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आता है, और ये जो नर्वस सिस्टम पढ़े हैं वो जानते हैं। सिंपैथेटिक डोमिनेंस का मतलब बॉडी ज़्यादा रिजिलियंट हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी लाइफ में समस्याएं हैं उनको टैकल कर सकती है, कूल रहती है, कूल रहना जानने लगती है। तो यह एक चीज हुआ। तो पहला हमने देखा कि हम कम क्या कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग मात्रा में होने पर हमारा सिस्टम सही काम करता है। दूसरे में हमने देखा कि हमने इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन पे कंट्रोल कर लिया। तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग आप में ये बात बोलते होंगे कि सर जब मेडिटेशन करते हैं तो नींद आ जाता है, प्राणायाम करते हैं तो नींद आ जाता है। इसलिए नींद आता है साथियों, जब आप प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तो आपका ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, और स्लो हो जाने से क्या होता है कि ये स्लो हो जाने से आपके लंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाने से जो एक नशे जैसा चीज़ हो जाता है। जैसे कहिए आप शराब पिलाएं, शराबी क्यों बेहोश होने लगता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नशीला पदार्थ हुआ, और धीरे धीरे ब्रेन जो है हमारा काम होने, कामिंग माइंड में हो जाता है, कामनेस, स्लीपरी फील होता है, स्लीप जैसा आने लगता है। तो जिनको भी मेडिटेशन वगैरह में नींद आए तो आप परेशान न हो, वास्तव में आपका शरीर अच्छा काम, धीरे धीरे वो नींद कम होने लगती है। बाद में आप शुरू में देखेंगे आप 5 मिनट में ही मेडिटेशन में 5 मिनट में ही लगता है यार उठ जाओ, फिर धीरे धीरे वो 7 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, आधे घंटे होता है, 1 घंटे होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर हाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सस्टेन करने लगता है। तो कामिंग इफेक्ट ये स्वाभाविक है, ठीक है, इसलिए ये, तो ये साथियों मैंने बताया कि ब्रीदिंग का प्रोसेस। तो इस तरह हमने देखा कि प्राणायाम से क्या क्या चीज होता है, कैसे करना चाहिए, और प्राणायाम करने से कैसे हमारा बॉडी सही काम करता है, कैसे शरीर निरोगी रहता है, और कैसे जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं बॉडी के, उस पर हम कैसे कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं, कैसे पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आता है, कैसे हम जो है, जो ये प्राणायाम में किसी को स्लिपरी
टेंडेंसी आती है या कामनेस आता है, वो क्यों आता है, यह साथियों हम समझ गए। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। एक आपने जैसे साइंस ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा, साइंस ऑफ ब्रीथिंग में जो डीप ब्रीथिंग है वास्तव में वही योगिक ब्रीथिंग है। तो योगिक ब्रीथ का एक नाम या डीप ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ भी लिख लेता हूँ। अब जो है, अब डिफरेंस क्या है जो योगिक ब्रीदिंग लेंगे और जो यहाँ पर क्या बोलते हैं प्राणायाम करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? तो ये अब हम ये डिफरेंस कभी आपसे कोई पूछ सकता है, या एज ए आप कभी टीचर बनते हैं कहीं पर पढ़ाते हैं, या अगर आप प्रैक्टिशनर भी हैं तो भी आपको ये आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम में क्या अंतर है? जो डीप ब्रीदिंग हम साथियों करते हैं उसका हमारा उद्देश्य शरीर में अधिक ऑक्सीजन को पहुंचाना, और कोई विशेष नहीं। ठीक है, ये समझ लो। तो डीप ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, लेकिन प्राणायाम का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना नहीं होता। जो शरीर जो होता है कम ऑक्सीजन में रहने की क्षमता डेवलप कर लेता है, यह बाई प्रोडक्ट है। असली प्रोडक्ट है कि हमें मेंटल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करते हैं। तो पर्पज ही अलग है। योगिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग में आप इन्वॉल्वमेंट, कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल कहीं से दौड़ के आते हैं ऐसे ही सांस लेने लगते हैं, लेकिन प्राणायाम में आपका माइंड पूरी तरह इन्वॉल्व होना चाहिए। कहा जाता है देश काल संख्या भी परिदृष्टो, देश काल, हवा कहाँ तक जा रही है, अंदर या बाहर, काउंटिंग करते हैं, मंत्र जाप लगाते हैं, तो यानी माइंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। डीप ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग कभी भी करना है, कभी भी क्या, हमेशा ही करना चाहिए। और किसी भी पोस्चर, आप चलते हुए, बैठते हुए, इस समय बैठा हूँ, जिस समय मुझे डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, योगिक ब्रीदिंग करनी चाहिए। लेकिन प्राणायाम में ऐसा नहीं। प्राणायाम चलते फिरते उठते बैठते नहीं किया जाता। प्राणायाम एक विशेष समय पर होता है, खाली पेट किया जाता है, और मेडिटेशन की पोज में बैठ किया जाता है। ये है। अगला जो है चौथा अंतर, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम कुंभक लगाने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। इनहेल किया, एक्सेल किया, बस। योगी ब्रीदिंग ऐसे बैठे, बस इनहेल एक्सेल किया। लेकिन जब कुंभक लगा, जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा सारा ध्यान ही कुंभक पर ही रहता है, क्योंकि कुंभक के फेज को बढ़ाना ही प्राणायाम है। इनहेलेशन एक्सेलेशन तो सपोर्ट की चीज है। तो वास्तव में तमाम तीनों फेज, इनफैक्ट पूरक, रेचक, कुंभक, सब पर ध्यान लगाते हैं। अगला है कि जो ये तो इसी में आ गया इनफैक्ट, जो रिटेंशन फेज इज अब्सेंट, यानी कुंभक। डीप ब्रीदिंग में कोई कुंभक होता ही नहीं, यहाँ कुंभक जरूरी है। फिर अगला जो है डीप ब्रीदिंग का, अगला, जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो जो रिसेप्टर्स हैं जो अंदर एल्वियोलाई है या स्ट्रेच रिसेप्टर है या केमो रिसेप्टर है, उनकी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन प्राणायाम में केमो रिसेप्टर्स और स्ट्रेच रिसेप्टर्स सबकी ट्रेनिंग होती है। 6 अंतर हो गया। फिर अगला जो है, प्राण डीप ब्रीदिंग करते समय कोई बंद वगैरह नहीं लगाते। अब ये बंद क्या है साथियों, अन्य जगह पे आपने जानते होंगे या स्टडी करेंगे या किया। जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, ये सब नाम सुना होगा। तो डीप ब्रीदिंग में तो कोई आप बंद नहीं लगाते हैं, लेकिन प्राणायाम करते समय तमाम तरह के बंद लगाते हैं। डीप ब्रीदिंग करते समय रेशियो, मतलब कितने सेकंड इनहेल किया, कितने एक्सेल किया, कितना रोका, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्राणायाम करते समय तो पूरा ध्यान लगा के काउंट करते हैं, तो बड़ा ही महत्व है इन सब का। तो इस तरह साथियों हम प्राणायाम का, आज हमने प्राणायाम का शब्द का मतलब समझा, जेनेरिक बेनिफिट देखे, प्राणायाम की डिफिनीशन देखी, ये भी देखा कि हम प्राण को ब्रीथ से ही क्यों लिंक किया गया है। फिर उसके बाद प्राणायाम की हमने मैकेनिज्म देखी, और फिर डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम में अंतर।
अब इसके आगे की चर्चा हम लोग साथियों अगले क्लास में करेंगे। यहाँ से मैं प्रेयर करके क्लास में ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज की क्लास में यहाँ से एंड करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति और आप सभी सदैव सुखी। धन्यवाद। नमस्ते।